गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर हम एक नए रूप में आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन रखने जा रहे हैं और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक हम रखे हुए हैं और उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए होता क्या है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने पे केवल आप क्वेश्चन देखते जाते हैं कि 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, 150 क्वेश्चन पढ़ लिए और इस बार दिखा भी दिया बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम कि आप जब तक डीप में जाकर नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और हमने जो एक दिन पहले करंट अफेयर्स का जो वीडियो अपलोड किया था आप लोग देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आया है क्योंकि हमने ऑडिटर के एग्जाम के एक दिन पहले ठीक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया था कि आने की संभावना है और मां सरस्वती की कृपा से लगभग जो भी करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन था उससे मिलता जुलता और डायरेक्ट में भी कई क्वेश्चन पूछे गए। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो बच्चे केवल बोलते हैं सर ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए, ये दीजिए, तो भाई हम उनको एक चीज़ बोलना चाह रहे हैं यहाँ से, हमें सबको ध्यान में रखना है। जो दूर दराज में भी जो बच्चे बैठे हैं आखिर उनका टॉपिक कैसे क्लियर होगा, ठीक है, तो उनके लिए ही विशेष रूप से, जिनको तो सारी सुविधा मिल रही है, लेकिन मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। ठीक है, हम भी लाएंगे 100 नंबर 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम भी लाएंगे, लाए भी 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव हम आप लोग के सामने रखे भी, उससे भी ज़्यादा रखेंगे, लेकिन टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। तो चलिए उसी आधार पे हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इब्न बतूता किसके समय भारत आया। तो एक लाइन का आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन अब इसको हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे, सुनिएगा आराम से। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री, यानी ये इब्न बतूता कौन था, ये मोरक्को यात्री था। तो मोरक्को यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली आता है। ये इतना विद्वान था कि इसकी विद्वता के कारण, यानी विद्वान था तो विद्वता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। दिल्ली का काजी कहने का मतलब उस समय का ये पोस्ट काजी जो होते थे वो न्यायाधीश होता था, तो दिल्ली का काजी इसे नियुक्त किया गया। उसके बाद इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, एकदम आराम से देखिए, एक पुस्तक लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा जिसका नाम था रिहल्ला। अब ये पुस्तक किस पे आधारित थी, जो विदेशी व्यापारी का आगमन, डाक व्यवस्था, इस मतलब गुप्तचर विभाग, उसी पे ये किताब आधारित थी। तो पूछा भी जा सकता है कि जो इब्न बतूता के द्वारा जो रिहल्ला जो पुस्तक जो लिखी गई वो उससे क्या किसकी जानकारी मिलती है, तो विदेशी व्यापारियों का आगमन, डाक व्यवस्था और गुप्तचर जो विभाग जो संस्था होती थी उसके बारे में इससे जानकारी मिलती है। तो क्या क्या क्वेश्चन बना, इब्न बतूता किसके समय भारत आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री था, इसकी विद्वता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक रिहल्ला लिखी और रिहल्ला में किसका विवरण, तो विदेशी व्यापारियों का आगमन, डाक व्यवस्था और गुप्तचर संस्था। एक चीज और, 1542 के आसपास याद रखिएगा, 1342 याद रखिएगा, 1342 में इब्न बतूता को चीन का राजदूत बनाकर भेजता है। तो चीन का राजदूत याद रखिएगा, तो चीन का जो राजदूत जो बनाकर भेजता है वो मोहम्मद बिन तुगलक ही भेजता है इब्न बतूता को। तो कहाँ पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को कहाँ का राजदूत बनाकर भेजा, तो ये चीन का राजदूत बनाकर भेजा था।
एक और थोड़ा सा हम क्वेश्चन मोहम्मद बिन तुगलक से, वो भी कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। इसी के शासन काल में 1336 ईस्वी में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में किया गया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में किया गया था, हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में। तो पहला क्वेश्चन पे हम लोग ने जो जो टॉपिक देखा उसको आप लोग आराम आराम से देखेंगे और बार बार हम बोलते हैं लिखिएगा जरूर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो सुनिएगा, भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई गई, याद रखिएगा, भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। मुख्य रूप से 8 मिट्टी हम लोग पढ़ते हैं। तो 8 मिट्टी पढ़ते हैं, उसमें भी 4 काफी इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। इनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और टूटने और फूटने से इसका निर्माण होता है, याद रखिएगा। एक चीज और, ये ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जाना जाती है, ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। दूसरा चीज, यह मिट्टी जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है, यानी काली मिट्टी का अगर नाम पूछा जाए दूसरा तो रेगुर मिट्टी है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यह जो मिट्टी है किसके लिए उपयुक्त मानी गई? याद रखिएगा, तो क से काली और क से कपास, यानी ये कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए जो उपयुक्त मानी जाती है, तो इसीलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से सुन लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछेगा। पहला हमने क्वेश्चन जो रखा कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो काली मिट्टी का जो निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से होते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जा सकता है कि ये भाई इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये रेगुर मिट्टी है। ये किस के लिए उपयुक्त मानी गई? तो ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो याद करने का क्या तरीका है? क से काली और क से कपास, यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है? इस पे अभी हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे और वीडियो के लास्ट में जब भी ये पांचों जो क्वेश्चन जो टॉपिक खत्म होंगे तो उसके बाद हरित क्रांति के साथ साथ इसमें कितने टॉपिक और जुड़ सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है? चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहां पे आंसर केवल लिख दे रहे हैं, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो ध्यान से सुनिएगा, हरित क्रांति जो लाया गया ये 1966-67 में लाया गया। तो कैसे हम इसको देखेंगे कि भाई पंचवर्षीय योजना, तो एक लाइन में ध्यान दीजिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 51 से होती है। तो पहला 56, फिर 56 से 61 और फिर 61 से 66। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना, एक लाइन में आप समझ गए कि ये तृतीय पंचवर्षीय योजना की देन है। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो यहां पे हम लोग केवल तृतीय पंचवर्षीय योजना देख लिए, लेकिन वीडियो के लास्ट में यहां जैसे ही हमारा समाप्त होगा हम इसको पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्योंकि उस पर करना हम लोग को जरूरी है, क्योंकि हम लोग फिर पंचवर्षीय योजना पे आएंगे। तो इस यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन था कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना की देन है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेगा, भारत में इसको लाने का श्रेय किसको है? तो भारत में
हरित क्रांति याद रखिएगा लाने का जो श्रेय है उनका नाम है डॉक्टर एम स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन। लेकिन पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, यानी हरित क्रांति जो विश्व में जो लाया गया, ठीक है, यानी अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए ही हरित क्रांति लाई गई थी, यानी हरित क्रांति की शुरुआत किया गया। तो भारत में उस समय कंडीशन खराब थी, उस पर भी बात करेंगे। भारत चीन युद्ध पहले हो चुका था, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर सूखे की स्थिति गड़बड़ थी। तो एम स्वामीनाथन के द्वारा एक सुझाव दिया गया कि क्यों ना तकनीकी रूप से एक अच्छे खाद बीज का, उत्तम किस्म के खाद बीज का, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके उत्पादन को बढ़ाया जाए। और इसका पॉजिटिव भी आया, काफी सकारात्मक इसके परिणाम देखने को मिला। तो पूरे विश्व में हरित क्रांति को लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, और भारत में अगर किसी को जाता है तो एम स्वामीनाथन को जाता है। तो क्वेश्चन है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना की देन है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन। तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ये सबको देखिए ध्यान से, मालूम है कि अनुच्छेद 280 याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों पर, तो प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या करेंगे? वित्त आयोग का गठन करेंगे। यानी वित्त आयोग का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है, और इसके गठन का अधिकार किसको दिया गया? तो राष्ट्रपति को दिया गया। और अभी 15वें वित्त आयोग, और से पूछा जा सकता है करंट में कि अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है। ठीक है, तो यहां पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स में भी ऐसे पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसके गठन का अधिकार किसको है? तो इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। कितने वर्षों पे, यानी कार्यकाल आप देख लीजिए, तो 5 वर्षों का। यानी क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो वो 280 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल कौन सी राशि है? काफी इंपॉर्टेंट है, सुनेंगे ध्यान से। बल जो है वो सदिश राशि है। तो हम देखिए दिशा और परिणाम में हम नहीं जाते हैं, उतना हम लोग को नहीं ध्यान रखना है। आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं और वो मैक्सिमम आपका वहीं पे यूज होगा। एक फॉर्मूला है बी और टी, बस इंग्लिश में याद रखिए, बी और टी। तो बी से क्या हुआ? बी से हुआ बल, बी से क्या हुआ? वेग, बी से क्या हुआ? विस्थापन, और टी से क्या हुआ? त्वरण। ये मैक्सिमम आपको अगर इस पे आधारित है तो ये हमेशा सदिश राशि होते हैं, बाकी जो होगा वो अदिश राशि होगा। यानी कहने का मतलब एक तरीका याद रखिए, क्योंकि हम लोग रटते हैं बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सदिश राशि रचना नहीं है, बस केवल बीटी याद रखिए कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, बाकी जो भी आएगा इसके रेस्ट में अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप 99% उसको अदिश राशि करके आ जाइए। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई है तो वो आपका सदिश राशि ही होगा। तो यहां पे क्वेश्चन है बल कौन सी राशि है? तो बल सदिश राशि है। याद करने का तरीका क्या है? बीटी, बी से बल, बी से वेग, वी से विस्थापन और टी से त्वरण। तो ये 5 क्वेश्चन को हम लोगों ने एक रखा कि आपको आराम से, ठीक है। चलिए अब हमने आपसे कहा था कि इस 5 क्वेश्चन के बाद हम लोग आएंगे हरित क्रांति पे, ठीक है। सुनेंगे थोड़ा सा ध्यान से, पेशेंस के साथ और आराम से। यहां हम लोग पंचवर्षीय योजना की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर हम विस्तार से बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना की देन है। तो भाई पंचवर्षीय योजना कैसे? सुनेंगे ध्यान से। तो सबको मालूम है कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजना, तो योजना आयोग की स्थापना जो किया गया, ये सबको मालूम है कि योजना आयोग की स्थापना जो किया गया, आज तो योजना आयोग लगभग समाप्त हो गया, उसकी जगह नीति आयोग आ गया।
लेकिन 15 मार्च 1950। अब यहां से पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, तो हम लोग ध्यान से देखते चलेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले 51 से 56, उसके बाद दूसरा क्या है 56 से 61, तीसरा क्या है 61 से 66। पहले हम लिख देंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। चौथा क्या है 69 से 74, पांचवा क्या है 74 से 78, कहीं कहीं 79 भी देता है। छठा क्या है 80 से 85, सातवां क्या है 85 से 90, आठवां क्या है 92 से 97, नौवां क्या है 97 से 2002, 10वां क्या है 2002 से 2007, 11 नंबर क्या है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, और 12वीं क्या है 2012 से 2017। सुनेंगे ध्यान से, ये पंचवर्षीय योजना जो आई थी, ठीक है, यानी योजना आयोग का जो गठन किया गया वो भारत में गरीबी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे पंचवर्षीय योजना पे काम तो चल रहे थे, लेकिन इसी बीच यहाँ पे क्या होता है कि भारत पाक युद्ध, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है इस पंचवर्षीय योजना के बाद, क्योंकि यहीं पे क्या हुआ हरित क्रांति, अभी हम लोग बात किए, तो यहाँ पे हरित क्रांति लाया गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में। लेकिन 3 साल अवकाश की स्थिति उत्पन्न हो गई। कैसे? तो 1966 से 67, फिर 67 से 68, और फिर 68 से 69। तो कैसे हम लोग मानते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो सबको मालूम है कि वित्तीय वर्ष जो होते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये समाप्त हुआ, ये चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है तो यहाँ 2 काम किए जाते हैं। 1970 के दशक में ही डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा फ्लड रिवोल्यूशन लाए जाते हैं, यानी श्वेत क्रांति। तो याद रखिएगा, यहाँ चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या लाई गई, ये श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए। एक और चीज 1970, याद रखिएगा, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में ये सब चीज हो रहे हैं। अब क्या है भाई कि इसी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 1970 में ही, 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल में एक आंदोलन की शुरुआत किया गया, जिसको बोला गया चिपको आंदोलन। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किस पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद ध्यान रखिएगा, अब यहां पर पेड़ पौधे और जो जीव जंतु की संकट की स्थिति उत्पन्न होने लगी, क्योंकि पेड़ पौधे की कटाई ज्यादा संख्या में होने लगा, उसका विरोध वहां पे किया गया। लेकिन अब यहाँ पे विलुप्त प्रजाति, यानी प्रजातियां जो थी, जो प्रजातियां जो होती थी पेड़ पौधों की या फिर जीव जंतु, वो विलुप्तता के कगार पर पहुंचते चले गए। तो इसके लिए एक बुक लाया गया, एक डाटा तैयार करने की बात की गई 1970 के दशक में ही, जिसका नाम रखा गया रेड डाटा बुक। जो संकटग्रस्त प्राणी है उनकी डाटा जो तैयार की गई उनको रेड डाटा बुक कहा गया, और जो पेड़ पौधों जो विलुप्त जो हो रहे थे उनके लिए जो डाटा तैयार किया गया वो कहा गया ग्रीन डाटा बुक 1970 के दशक में ही, यानी ये चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं, ठीक है, पर्यावरण को बचाने के लिए, यानी एक बैलेंस रहे, ठीक है, पृथ्वी पे जो भी लोग हैं वो बैलेंस अगर नहीं रखेंगे तो फिर तो मुसीबत आएगा। तो इस बैलेंस को रखने के लिए ही इन सभी योजनाओं को आगे किया गया, और इसके लिए रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक का भी सहारा लिया गया। उसके बाद 1974 से 78 ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। इस पंचवर्षीय योजना में देखिए क्या क्या हुआ। 1977 में सरकार चेंज होती है और जनता पार्टी की सरकार आती है। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने योजना आयोग को समाप्त कर दिया, ठीक है, योजना आयोग को उन्होंने समाप्त कर दिया, और समाप्त करके उन्होंने एक प्लान लाया जिसका नाम था रोलिंग प्लान, याद रखिएगा। यानी रोलिंग प्लान जो लाया गया, ये लाया गया 78 में लाया गया, जो 83 तक चलते रहा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी बीच यहां तो जनता पार्टी की सरकार आती है,
ठीक है। लेकिन इसी बीच फिर से कांग्रेस की सरकार 1979 में बनती है और वो रोलिंग प्लान को समाप्त कर देता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोलिंग प्लान की अवधि क्या, तो आपको 78 से 83 ही करके आना है। ये नहीं सोच लेना है कि वो सरकार आई और चेंज हो गया तो उसको खत्म कर देंगे, नहीं, ये आपको 78 से 83 ही रोलिंग प्लान की अवधि देना है, ठीक है। तो यहां पर फिर से क्या हुआ, फिर से योजना आयोग को शुरू किया गया और छठी पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई, ये शुरू हुई 80 से 85। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, तो 80 से 85। फिर क्या हुआ, 85 से 90 में 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है। फिर 2 साल के लिए ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक हो गया देखेंगे। 1990 के दशक में विश्व आर्थिक संकट की स्थिति पूरा विश्व कर रहा था। अरब देश में जो खाड़ी जो युद्ध जो हुए, यानी खाड़ी युद्ध, वहां पे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, ठीक है। और इसके लिए 2 साल के लिए एक साल करके 2 बार यहाँ पे पंचवर्षीय योजना को रोका गया। लेकिन जब 1991 में, ठीक है, सरकार बनती है तो एक अलग तरीके से एक नई आर्थिक नीति के तहत काम किया जाता है। और 1991 में, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, देखिए काफी ही बहुत बड़े इकोनॉमिक्स, और आज उन्हीं की देन है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक चल रही है, ठीक है। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन अभी जो उनकी ही देन है कि हमारी इकोनॉमी अभी, ठीक है, चल रहे हैं। ये जो भी सरकार है, ये अभी जो काम करेंगे तो आने वाले जनरेशन को फायदा होगा। तो यहाँ पे 1991 में एक महत्वपूर्ण चीज लाया गया, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने की बात की गई। तो ये किस पंचवर्षीय योजना, देखिए तो यहाँ पे क्या है, 7वीं के बाद 8वीं, और 8वीं में 2 साल रोका गया और 91 में एलपीजी लाया गया। उसी तरह 91 में क्या किया गया, बैंकिंग सुधार के लिए नरसिम्हम समिति का गठन किया गया और कर सुधार के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो ये रहा 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002, इसमें भी बहुत सारे चीज हुए। फिर ये क्या है, 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12, और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। लेकिन 2015 में, यानी 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह कहा जाता है कि योजना आयोग को अब समाप्त किया जाएगा और उसके जगह एक नई संस्था लाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये गरीबी के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए लाया गया, उसमें उतना वर्क हुआ नहीं, तो इसके लिए, लेकिन ये योजना पूरी अपनी की गई, अपनी कार्यकाल पूरा किया गया। और 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है, नीति आयोग का गठन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का गठन कब, तो 1 जनवरी 2015 नीति आयोग का गठन किया गया। और इसके भी अध्यक्ष कौन, तो भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। और अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। तो ये एक तरह से हम आप लोग के सामने रखे कि ताकि आप लोग को एक विस्तार मिले, और ये सब तो एकदम आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, इसकी कार्यावधि, रोलिंग प्लान की कार्यावधि पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि आपकी अवकाश योजना, अवकाश योजना कहां से कहां, तो ये देखिए अवकाश योजना जो हमने आपको बोला कि अवकाश योजना जो ये बोला गया कि अवकाश योजना के रूप में, तो अवकाश योजना कब से कब तक, तो 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। ये भी पूछा जाता है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च वित्तीय वर्ष। तो ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार देखिएगा और बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फिर इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आप लोग के सामने बहुत जल्द मिलेंगे। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके आशुतोष सर आपके सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। आप लोग का प्यार, आप लोग की दुआएं, आप लोग का सहयोग मुझे और भी प्रेरित करता है, ठीक है। बस एक अपने अंदर ये जज्बा जगा दीजिए कि मुझे करना है एट एनी कॉस्ट, मुझे कोई नहीं रोक सकता है सफल होने से।
तो आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को जितनी बार देखिए उसको उतना अच्छे से समझिए, लिखने की कोशिश कीजिए, लिखिए जरूर। आप जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। मां सरस्वती की कृपा एकदम बनेगी ही। तो चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिल रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।